हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक माइक्रो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर। अभी जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आते हैं जिसकी मदद से हम जो हमारा कोड है उसको मोर मेंटेनेबल हम लिख सकते हैं, उसको हम रीडेबल बना सकते हैं, डीकपल कर सकते हैं, टेस्टेबल बना सकते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जब भी हम ये जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है उसको जब भी हम अप्लाई करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर टोटल 5 वीडियोस होंगे क्योंकि जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है वो भी 5 ही है। तो हर एक वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, कैसे हमारे रियल कोड के अंदर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और इसी के साथ में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इससे आपका जो सॉलिड प्रिंसिपल का जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपका कोड लिखने में हेल्प करते ही है, प्लस अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के अंदर भी बहुत बार ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है उसके बारे में पूछा जाता है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इस सीरीज़ के अंदर हम जो सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक कोडर्स ज्ञान की जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो वर्ड सॉलिड है ना, इसके अंदर इस सॉलिड वर्ड का हर एक लेटर एक प्रिंसिपल है। जैसे कि एस जो है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ओ जो है वो है ओपन क्लोज्ड, उसके बाद लिस्कोफ सब्स्टिट्यूशन, इंटरफेस सेग्रीगेशन, डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ये सॉलिड वर्ड जो है ना ये इन्वेंट किया था जो रॉबर्ट सी मार्टिन है एके बॉब अंकल। अगर आपने कभी क्लीन कोड, क्लीन आर्किटेक्चर ये बुक्स अगर पढ़े हैं तो ये इनके ऑथर है, इन्होंने ये सॉलिड वर्ड जो है उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अभी जो आज का वीडियो है इसके अंदर हम जो पहला प्रिंसिपल है जो कि है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर विकीपीडिया अगर देखते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। ओके, इतना सिंपल है, लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा सिंपल लगता है लेकिन बहुत बार इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि लोग इसको क्या इंटरप्रेट करते हैं और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। जो सिंगल रीज़न टू चेंज है इसका मतलब क्या है और इसको लोग क्या समझते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलते हैं कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैंने एक TS फाइल बनाई है और यहाँ पर हम TS के अंदर ही सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि सॉलिड प्रिंसिपल्स है तो इसके अंदर हमें इंटरफेसेस की ज़रूरत होगी। तो इंटरफेसेस यहाँ पर यूज़ करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के। अभी पहला जो है वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं। समझ लेते हैं कि हमारे पास ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है और उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर क्लास है। ठीक है, और बाय द वे अगर इस सीरीज़ को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको एटलीस्ट जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नॉलेज है वो होना चाहिए। और फॉर्चुनेटली मैंने इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनाई है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर जाके आप थोड़ा सा देख सकते हो। आपको क्लासेस क्या है, कैसे मेथड्स बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज बस होना चाहिए इसके अंदर। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर क्लास बनाते हैं और थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट का एरे हो सकता है तो यहाँ पर इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये क्लास भी हमें बनाना होगा तो यहाँ पर करते हैं क्लास प्रोडक्ट और यहाँ पर करते हैं नेम एंड प्राइस हो सकती है, आईडी भी हो सकती है तो यहाँ पर करते हैं आईडी। ठीक है, सिंपल सा प्रोडक्ट क्लास है, ऑर्डर क्लास है और ऑर्डर के अंदर इसको ऑर्डर को चेंज करने के लिए कुछ मेथड्स हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एरे के अंदर बस ये ऐड करेगा। उसके बाद हो सकता है गेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की लिस्ट गेट करने के लिए। उसके बाद हो सकता है रिमूव प्रोडक्ट में भी, राइट, रिमूव प्रोडक्ट हो सकता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी अगर हम रिसीव करते हैं, प्रोडक्ट आईडी जो कि स्ट्रिंग होगी और यहाँ पर फिर हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करेंगे और उस एरे से वो जो आईडी का जो प्रोडक्ट है उसको निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कैलकुलेट प्राइसिंग। ठीक है, ऐसी कुछ मेथड हो सकती है जो कि सिर्फ जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है जो भी ऐड की ऑर्डर के अंदर उसकी सम ये रिटर्न करेगा रिड्यूस को यूज़ करके।
और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि जनरेट इनवॉइस, ठीक है। ऐसी मेथड एक हो सकती है जिसके अंदर ये सिंपली एक इनवॉइस जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ जो एक कंसोल लॉग है जो कि थोड़ा सा फैंसी हमें इनवॉइस को बनाया है। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो ये देखिए ये इनवॉइस है, यहाँ पर लाइन हमने दी है प्रोडक्ट और नेम, ये टेबल जैसा किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हम जो सारे प्रोडक्ट्स है उसको हम दिखा रहे टेबल के अंदर, फिर लाइन दी और यहाँ पर फिर प्राइस टोटल। तो यहाँ पर कैलकुलेट प्राइसिंग जो मेथड है इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। टोटल प्राइसिंग हम गेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और मेथड्स हो सकती है जैसे कि प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। और जो प्रोसेस पेमेंट होती है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है। जैसे कि पेमेंट प्रोसेस हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं एडेड टू अकाउंटिंग सिस्टम को ऐड कर दिया। उसके बाद हो सकता है कि लॉक हमने यहाँ पर कर दिया, शिपिंग सर्विस को ऐड कर दिया, या फिर ईमेल सेंड कर दिया टू कस्टमर, ठीक है। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा क्लास है ये अभी रेडी है, ठीक है। एक सिंगल क्लास है और मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हैं। जल्दी से इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। सो प्रोडक्ट एंड ऑर्डर को इंपोर्ट करते हैं, ये आएगा हमारा ऑर्डर से, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं दोनों को, ठीक है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सपोर्ट क्लास यहाँ से किया हुआ है प्रोडक्ट एंड ऑर्डर, और ये फॉर सम रीज़न यहाँ पर फ्रॉम डालना भूल गए हम, ठीक है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। एक प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ पर रह गई हमारी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट का जो डेटा है वो ऐड कर पाए। और यहाँ पर आते हैं, अभी ये एरर चली जाएगी। प्रोडक्ट 2 यहाँ पर करते हैं, कुछ नाम देते हैं इसको, लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं आईफोन, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं 1000, यहाँ पर करते हैं 500, ओके। और अभी क्या करेंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे, और ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट 1 ऐड कर दिया, उसके बाद प्रोडक्ट 2 ऐड कर दिया, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिए। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं जनरेट इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस को जनरेट कर दिया। उसके बाद करते हैं ऑर्डर डॉट, क्या करते हैं, ऑर्डर डॉट प्रोसेस पेमेंट करते हैं, राइट। और भी सारी मेथड्स है, वो भी हम कॉल करके देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना देखते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर मैंने TS नोड ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ है npm की मदद से, ताकि हम टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको रन कर पाए। सो यहाँ पर करते हैं srp.ts, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा इनवॉइस कुछ इस तरह से दिख रहा है। जल्दी से थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पर करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से दिखे। तो यहाँ पर चलते हैं, देखिए इस तरह से, और इसको लेफ़्ट साइड में लाते हैं और अभी देखते हैं। तो देखिए ये हमारा इनवॉइस है, यहाँ पर डेट आ चुकी है और हमारे प्रोडक्ट्स, उसकी प्राइस, यहाँ पर टोटल, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। क्लास हमारा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास को एक बार देखें, और आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारा क्लास जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है उसको क्या वायलेट कर रहा है। देखिए मेथड्स देखिए। तो जैसे हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सुनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अच्छा, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्लास के अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा वायलेशन है। ऐड प्रोडक्ट अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गेट प्रोडक्ट अलग काम है, रिमूव प्रोडक्ट अलग काम है। ये सारी मेथड्स अलग अलग काम कर रही है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारी मेथड्स हमारी अलग अलग क्लासेस के अंदर होनी चाहिए? नहीं। चलो फिर से आते हैं यहाँ पर विकिपीडिया के अंदर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार फिर से पढ़ें कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, ओनली वन रीज़न टू चेंज।
ये जो सेंटेंस है ये कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। कन्फ्यूजिंग ये है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस रीज़न जो वर्ड है इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ था। लोग समझते थे कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक जो क्लास है उसने एक ही काम करना चाहिए, मल्टीपल काम नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगल रीज़न को अगर आपको समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर क्लास है, इसका मतलब ये शायद कोई ई कॉमर्स कंपनी हो सकती है, राइट। ई कॉमर्स कंपनी का ये कोड है। तो जो ऐड प्रोडक्ट है, गेट प्रोडक्ट है और रिमूव प्रोडक्ट है, ये आपको क्या लगता है कंपनी के अंदर के किस डिपार्टमेंट का काम है? इन्वेंटरी डिपार्टमेंट मे बी, राइट। कंपनी के अंदर इन्वेंटरी डिपार्टमेंट हो सकता है जिनका काम होता है प्रोडक्ट को ऐड करना, प्रोडक्ट को गेट करना, रिमूव करना प्रोडक्ट को, राइट। कैलकुलेट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसिंग्स होती है, अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग प्राइसिंग होती है। तो हो सकता है कि प्राइसिंग को हैंडल करने के लिए बड़े कंपनीज़ के अंदर अलग से डिपार्टमेंट है, राइट, अलग डिपार्टमेंट होगा। और यहाँ पर जनरेट इन्वॉइस इन्वॉइस करने के लिए शायद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो सकता है, वो सारा काम हैंडल करते हैं। जो प्रोसेस पेमेंट है ये आपकी सेल्स टीम हो सकती है, या फिर पेमेंट से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी टीम हो सकती है। अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। और जो रीज़न वर्ड था ना, इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में अगर इस क्लास को चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का सिंगल रीज़न नहीं है। इसका मतलब इसको चेंज करने का सिंगल सोर्स नहीं है। अगर यहाँ पर क्लास को चेंज करना है तो यहाँ पर इन्वेंटरी डिपार्टमेंट भी आ सकता है रिक्वेस्ट लेके इसको चेंज करो। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी आ सकता है कि इसको चेंज करो। यहाँ पर आपका पेमेंट डिपार्टमेंट भी आ सकता है, इसको चेंज करो। तो जो सिंगल जो रीज़न है इसका मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये था, जो बॉब अंकल है उनका, कि आपका क्लास ऐसे होना चाहिए जिसका चेंज होने का सिंगल रीज़न होना चाहिए, सिंगल सोर्स होना चाहिए। मतलब जो भी इन्वेंटरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गेट प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, ये दिखने में तो अलग अलग टास्क लग रहे हैं, लेकिन अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करें तो ये तीनों मेथड जो हमारी है वो हमारी इसी क्लास के अंदर रह सकती है, क्योंकि इनका चेंज होने का एक सिंगल रीज़न है, सिंगल सोर्स है। तो ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ इसी तरह से काम करती है, ठीक है। अभी हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ऊपर की 3 मेथड्स है वो हमारे इस क्लास के अंदर रह सकती है, लेकिन बाकी की जो मेथड्स है आप देख सकते हो, इनवॉइस का काम अलग डिपार्टमेंट का है, कैलकुलेशन का काम अलग डिपार्टमेंट का है, पेमेंट प्रोसेस का काम अलग डिपार्टमेंट का है। तो ये जो मेथड्स है इसको हम मूव कर सकते हैं हमारे क्लास के बाहर। तो चलिए जल्दी से स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो कैलकुलेट प्राइसिंग मेथड है इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर और एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल बना, कोड हमें थोड़ा सा मॉड्यूलर करना है, अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर। आप चाहो तो सिंगल फाइल के अंदर रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अलग अलग फाइल्स के अंदर रखेंगे। सो यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर, ठीक है, calculator.ts। यहाँ पर करते हैं क्लास प्राइसिंग कैलकुलेटर, यस। और यहाँ पर जो मेथड यहाँ पर जो हमने कॉपी की थी उसको मैं पास करता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को पास करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। और ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट का एरे होगा, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एरे आपको देना है और यहाँ से दिस हम निकाल देंगे, सिंपल। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बस हमने मेथड को मूव किया है और कैलकुलेट प्राइसिंग के अंदर प्रोडक्ट्स हम पास कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आते हैं, और अभी ये जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये काम नहीं करेगा वैसे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैलकुलेट प्राइसिंग इसके अंदर नहीं है, ओके। सो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो प्राइसिंग कैलकुलेटर है यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट और प्राइसिंग कैलकुलेटर, और ये होगा न्यू प्राइसिंग कैलकुलेटर, और इसके अंदर
इसको इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो, और यहाँ पर करते हैं कि टोटल कितनी है। टोटल है इसके अंदर देखिए ऑर्डर डॉट गेट प्रोडक्ट्स, हमने इसके अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स है वो पास कर दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल अभी हमें मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो जनरेट इनवॉइस है इसके अंदर ये जो टोटल है उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, इसको पास कर सकते हैं ताकि जो इनवॉइस के अंदर जो टोटल है वो प्रॉपर तरीके से दिखे। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि हमें ये जो जनरेट इनवॉइस जो है वो भी, ये क्लास जो है इसका ये काम नहीं है, ये भी अलग होना चाहिए। तो इसको भी मूव कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर करते हैं इनवॉइस डॉट टी एस, ठीक है, क्लास इनवॉइस। तो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि क्या था वो जनरेट इनवॉइस वाला जो है ना, इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, इसको भी मूव करना है हमें। सो यहाँ पर इसको कट कर दिया और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया, और अभी इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को पास करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट का एरे यहाँ पर हम पास करेंगे, और यहाँ पर दिस नहीं होगा अभी, यहाँ पर इस तरह से होगा। और एक काम करते हैं, प्रोडक्ट्स है तो हम इनवॉइस के अंदर भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, या फिर इस क्लास को जो कैलकुलेटर की डिपेंडेंसी है वो भी दे सकते हैं। लेकिन वो आगे वाले जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं अमाउंट जो है वो पास करने वाला हूँ। ठीक है, अलग से अमाउंट, ताकि हम यहाँ पर इसको दिखा पाए। देखिए यहाँ पर करते हैं अमाउंट। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप पॉज करके एक बार कोड देख लेना। इसको मैं पुश करने वाला हूँ गिटहब के अंदर, तो वहाँ से पहले रिपोजिटरी भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी इनवॉइस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, और अभी ये चला जाएगा क्योंकि उसको भी हमने निकाल दिया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस अगर जनरेट करना है तो यहाँ पर करना पड़ेगा इनवॉइस, और करते हैं न्यू इनवॉइस। यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं इनवॉइस को, और यहाँ पर करना है इनवॉइस डॉट जनरेट इनवॉइस। उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स पास कर दिए, और जो टोटल हमने यहाँ पर ली थी प्राइसिंग कैलकुलेटर से, ठीक है, उसको भी पास कर दिया। अभी यहाँ पर लास्ट जो हमारी मेथड है वो बची है, जो कि है प्रोसेस पेमेंट। तो यहाँ पर और एक क्लास बनाते हैं, पेमेंट प्रोसेसर डॉट टी एस, क्लास पेमेंट प्रोसेसर, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से जल्दी से मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ऑर्डर पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर इस तरह से पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने ऑर्डर पास कर दी, और ये जो ऑर्डर है यहाँ पर फिर हमें इसको यूज़ करेंगे। राइट, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी आते हैं फिर से यहाँ पर, और ये अभी चला जाएगा। यहाँ पर हमें करना है कि कॉन्स्ट, सबसे पहले तो क्रिएट करना है जो पेमेंट प्रोसेसर है, पेमेंट प्रोसेसर। यहाँ पर करते हैं न्यू पेमेंट प्रोसेसर, और इसको हमें इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करना है। क्या हमने इसको एक्सपोर्ट किया है? यस, एक्सपोर्ट किया है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये, एक बार फिर से देखते हैं। पेमेंट प्रोसेसर, ओके, सो ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, और कुछ तो ओके, तो ये सेम वेरिएबल है, इसकी वजह से इसको स्मॉल कर लेते हैं, और काम करते हैं थोड़ा सा ऐसे करते हैं, और यहाँ पर करते हैं पेमेंट प्रोसेसर डॉट प्रोसेस पेमेंट, इसके अंदर ऑर्डर पास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये कोड कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या इसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया, पहले वाला सिंपल था लेकिन ये अभी और कॉम्प्लेक्स हो चुका है, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन एक्चुअली कोड को हमने प्रॉपर तरीके से अभी इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हमने अप्लाई की है, और अगर अभी कुछ भी चेंजेस आते हैं तो एक दूसरे की चेंज रिक्वेस्ट की वजह से जो हमारा कोड है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सारे कोड को हमने क्या किया, कोड को हमने जो उसका जो चेंज होने का जो रीज़न है वो एक सिंगल रीज़न उसका रखा है। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या कोड अभी भी हमारा रन हो रहा है। चलो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिर से रन करते हैं। देखिए सेम तरीके से ये आउटपुट हमें दे रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमारा क्लास है ना, ये इसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है ये आपको समझ में आया है। और अभी मैंने आपके लिए एक स्पेशल असाइनमेंट यहाँ पर क्रिएट की है। तो यहाँ पर अगर चलते हैं assignment.md के अंदर, तो ये जो असाइनमेंट है ये आपको करनी है। ये एक होटल बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो हमने देखा था उसको यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ज़रूर इस असाइनमेंट को करना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये असाइनमेंट होने के बाद आप इसको डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर कर सकते हो आपका कोड। ये जो असाइनमेंट है ये आपको गिट रिपोजिटरी के अंदर मिलेगी, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको पिन कर दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसको लिखिए और वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये जो प्रिंसिपल है आज जो देखने वाले हैं, जो कि है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। सॉलिड प्रिंसिपल है सेकंड वाला। और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये कोड के अंदर हमेशा यूज़ होता है। इसकी मदद से आपका कोड जो है वो आप बहुत ही क्लीन कर सकते हो, बहुत ही मॉड्यूलर कर सकते हो और मेंटेनेबल कर सकते हो। कैसे करना है वो पूरा एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पर विकिपीडिया देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो विकिपीडिया का ये कहना है कि सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लासेस, मॉड्यूल्स, फंक्शंस शुड बी ओपन टू एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। अभी इसका मतलब ये है कि जो भी आप फंक्शन लिखते हो या फिर क्लास लिखते हो, वो एक बार आप लिख लेते हो तो उसको फिर से छेड़ना नहीं है। ठीक है, एक बार लिख लिया तो बस उसको छेड़ना नहीं है, उसको बस एक्सटेंड करना है, उसको मॉडिफाई नहीं करना है, क्योंकि वो जो फंक्शन है आपकी वो मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होनी चाहिए लेकिन एक्सटेंशन के लिए ओपन होनी चाहिए। अभी समझ लेते हैं कि हमने एक फंक्शन लिखी और हम बोल रहे हैं कि अभी वो जो फंक्शन है ना, फ्यूचर में उसका बिहेवियर चेंज करना है लेकिन उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अभी ये सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है अगर फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे और कैसे उसका जो बिहेवियर है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यही करने में जो हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के मदद से देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी डिटेल्स है। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी आता है जो कि हम इसके अंदर अभी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं कि कैसे इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पेमेंट प्रोसेसर का एग्जांपल देखा था वो सेम क्लास यहाँ पर लेते हैं और उसके अंदर ही देखते हैं कि कैसे ये जो OCP है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। OCP मतलब ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, सो समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर क्लास है। ठीक है, और ये जो क्लास है इसके अंदर एक मेथड है जैसे कि प्रोसेस पेमेंट। ठीक है, जो क्या करेगी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एक मेथड है जो कि नंबर में होगा और यहाँ पर करते हैं console.log और करते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ अमाउंट, और समझ लेते हैं कि हमारे पास एक ही पेमेंट मेथड अभी अवेलेबल है जो कि है कार्ड पेमेंट। ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड। ओके, इस तरह से हमने लॉक कर दिया। यहाँ पर रियल लाइफ में मतलब लॉजिक हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर सिंपल रखेंगे। और अभी अगर इसको यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं प्रोसेसर और न्यू पेमेंट प्रोसेसर, इस तरह से हमें करना होगा। और यहाँ पर कर सकते हैं प्रोसेसर प्रोसेस पेमेंट 100। ठीक है, अभी चलते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं TS नोड की मदद से। तो आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 100 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक ही पेमेंट मेथड जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको पेपाल जो है वो भी सपोर्ट करनी है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ये जो मेथड है ये आके फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं पेमेंट टाइप। ठीक है, एक पैरामीटर और रिसीव करेंगे जो कि है टाइप स्ट्रिंग का है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, इफ़ पेमेंट टाइप इज़ इक्वल टू, हाँ चलो इसको ही ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये अगर पेमेंट टाइप पेपाल है तो यहाँ पर हमें बस लॉग करना है। सो console लॉग कि पेमेंट पेपाल की मदद से हो रहा है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर करते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है
तो यहाँ पर एरर थ्रो करेंगे। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर इफ़ एल्स हमने लगाया, आप स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। और अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसी के साथ में हमें पेमेंट का टाइप भी पास करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पेपल, राइट। सेव करते हैं, चलो, और यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि यूजिंग पेपल, और यहाँ पर अगर करते हैं क्रेडिट कार्ड और फिर से रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 100 यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बढ़िया, अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, फिर से ये काम करने लगा है। यहाँ पर हम पेपल सपोर्ट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट आती है कि हमें जो पेटीएम है उसका जो पेमेंट है वो सपोर्ट यहाँ पर डालना है, अभी क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ये हमारे मेथड है। अगर पेटीएम हमें सपोर्ट ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर करना पड़ेगा एल्स इफ़, और यहाँ पर करते हैं पेमेंट टाइप, और यहाँ पर करते हैं पेटीएम। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या करो, लॉक करो कि ये पेटीएम की मदद से यहाँ पर हो रहा है। और अभी इसको यूज़ करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेटीएम इस तरह से पास करेंगे और चलते हैं फिर से, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये काम करेगा, राइट। मतलब यहाँ पर अभी प्रॉब्लम देख सकते हो कि क्लियरली हमने यहाँ पर जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया है। कैसे? क्योंकि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपकी जो फंक्शन है या फिर आपका क्लास है वो क्लोज होना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर हमें एक पेमेंट मेथड डालने की यहाँ पर जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, यहाँ पर आके इसको मॉडिफाई कर दिया, और इसकी वजह से ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है यहाँ पर ये वायलेट हो रहा है। अभी यहाँ पर ओपन क्लोज प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इसको बेटर बना सकते हैं। अभी इसको इम्प्रूव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका जो कि वाइडली यूज़ होता है उसको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो पेमेंट प्रोसेसर है यहाँ पर आपको एक डालना है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर करते हैं कंस्ट्रक्टर इस तरह से, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पर हम स्टोर करते हैं इस प्रोसेसर क्लास के अंदर। तो यहाँ पर करते हैं प्रोसेसर, ठीक है, और ये होगा पेमेंट प्रोसेसर या फिर आई पेमेंट प्रोसेसर। ठीक है, एक इंटरफेस जो कि हमें बनाना होगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पर इंटरफेस भी बनाता हूँ। यहाँ पर करते हैं इंटरफेस आई पेमेंट प्रोसेसर, और इसके अंदर प्रोसेस पेमेंट एक मेथड होनी चाहिए बस, और जो अमाउंट यहाँ पर रिसीव करेगी। सिंपल है। और यहाँ पर अभी क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं दिस प्रोसेसर, और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे यहाँ से पेमेंट प्रोसेसर जो कि आई पेमेंट प्रोसेसर टाइप का है, और यहाँ पर करते हैं पेमेंट प्रोसेसर। देखिए, थोड़ा सा अभी आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, बस यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर वो देखना है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने यूज़ किया है। बेसिकली हमने क्या किया है कि एक इंटरफेस बनाया है। तो इंटरफेसेस जो होते हैं ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरफेस बनाया कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसके अंदर एक प्रोसेस पेमेंट नाम की मेथड होनी चाहिए, और जिसके अंदर ये जो अमाउंट है वो रिसीव होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ये कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि जो इस क्लास के अंदर जो प्रोसेसर होगा वो इस टाइप का होगा, इस इंटरफेस टाइप का। इसका मतलब उसके अंदर एक मेथड होगी, राइट। और हमें इस क्लास के अंदर उसको पास करना है, तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर के अंदर से करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं कि दिस प्रोसेसर डॉट प्रोसेस पेमेंट, और ये जो है इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, पेमेंट टाइप जो है वो भी हटा सकते हो। बस इतना ही करना है। ये हमारा अभी प्रोसेसर यहाँ पर क्रिएट हुआ। अभी आप बोलोगे कैसे ये काम करेगा, कैसे हमें, अगर समझो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हमें चाहिए, तो वो कैसे यहाँ पर अभी प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से क्लासेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करते हैं क्लास, और यहाँ पर करते हैं क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर। ठीक है, एक अलग से क्लास बनाएंगे, और जो हमने इंटरफेस जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना उसको यहाँ पर इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करना है इसका मतलब उसके अंदर प्रोसेस पेमेंट नाम की मेथड जो है
वो होनी चाहिए और उसको बस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट, राइट, क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट कार्ड की मदद से होने वाला है। और यहाँ पर अभी जो न्यू पेमेंट प्रोसेसर है इसके अंदर ये क्या रिसीव करने वाला है, देखिए यहाँ पर कोई आई पेमेंट प्रोसेसर टाइप का एक इंस्टेंस चाहिए और अगर हम इस क्लास का अगर इंस्टेंस बनाते हैं तो वो इस टाइप का भी होगा क्योंकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब हम टेक्निकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए कॉन्स्ट क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर और यहाँ पर कर सकते हैं कि न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर और यहाँ पर सी छोटा करते हैं और इसको यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है, अभी ये पेटीएम यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए ओके, तो यहाँ पर इसको रिटर्न टाइप इसका देना है हमें। सो यहाँ पर करते हैं ये वॉइड रिटर्न करेगा। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और अभी एक बार फिर से अगर इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ 100 काम कर रहा है। अभी रिक्वायरमेंट आती है कि फ्यूचर में हमें पेपाल जो पेमेंट है उसका सपोर्ट डालना है। अभी देखो, अब ये जो पेमेंट प्रोसेसर है वो क्लोज है, वो मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज है, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया क्लास बनाएंगे और यहाँ पर करते हैं क्लास पेपाल प्रोसेसर। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको इम्प्लीमेंट करना है सेम इंटरफेस। क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है प्रोसेसर जो है ना ये उस टाइप का इंस्टेंस रिसीव करता है, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके अंदर सेम ये जो मेथड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और प्रोसेसिंग पेपाल पेमेंट ऑफ अमाउंट, राइट। और यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो हमने क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर पास किया है ना, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर नहीं, यहाँ पर पेपाल प्रोसेसर यहाँ पर पास करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, देखिए प्रोसेसर के अंदर। और अभी अगर करते हैं यहाँ पर और फिर से मैं रन करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग पेपाल पेमेंट ऑफ 100, राइट। अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो प्रॉब्लम था ओपन क्लोज प्रिंसिपल उसको सॉल्व कर दिया है और अभी ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और फ्यूचर में जितने भी आपको पेमेंट मेथड्स इसके अंदर ऐड करनी है इस क्लास को आके छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बस इसका क्लास बना दो और इसको इम्प्लीमेंट करना है जो हमने इंटरफेस दिया था। और बस यहाँ पर आपको जब भी आप पेमेंट प्रोसेसर क्रिएट करते हो ना, बस वहाँ पर उसका जो पेमेंट प्रोसेसर का जो इंस्टेंस है वो यहाँ पर पास करो। तो दोस्तों यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल और इस तरह से हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगेन यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जो पॉलीमॉर्फिज्म जो हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, यही है बेसिकली, यही है। यहाँ पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये जो पेमेंट प्रोसेसर क्लास है ना ये पॉलीमॉर्फिक है। मतलब यहाँ पर मल्टीपल टाइप के, पॉली मतलब क्या होता है कि मल्टीपल टाइप के इंस्टेंसेस जो है वो यहाँ पर हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर का भी इंस्टेंस यहाँ पर रिसीव किया है, यहाँ पर पेपाल का भी जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर रिसीव किया है। ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है और यही आपका स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। ये जो गिट रिपोजिटरी है इसके अंदर एक फ़ाइल आपको मिलेगी assignment.md और इसके अंदर आपको क्या करना है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा जो दूसरा क्लास था इनवॉइस वाला, उसके अंदर आपको क्या करना है, समझ लेते हैं कि इनवॉइस के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने कंसोल के अंदर उसको प्रिंट किया था। दूसरा ये हो सकता है कि आपको इसको पीडीएफ के अंदर प्रिंट करना है और कहाँ पे भेजना है, या फिर और कोई फॉर्मेट हो सकता है। तो ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके आप उस क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर मुझे शेयर कर देना। मैं हो सके तो उसको रिव्यू ज़रूर करूँगा और शायद उसके ऊपर कोई वीडियो भी हम बना सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो से कुछ भी अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो कि है लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जिसको LSP भी बोला जाता है, उसके बारे में यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं इससे थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हम बिल्कुल एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कभी इनहेरिटेंस यूज़ किया है, जो एक्सटेंड्स जो कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स, और जो भी पेरेंट क्लास है उससे आप इनहेरिट करते हो, अगर ऐसा कुछ अभी किया है या फिर आप प्लान कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने का, तो ये प्रिंसिपल जो है इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विकिपीडिया के ऊपर ये इसकी डेफिनेशन है। ये इन्वेंट किया था बारबरा लिस्कोफ इन्होंने 1987 में। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इनका कहना ये है कि अ प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टेटिंग दैट एन ऑब्जेक्ट सच एज a class may be replaced by a sub object without breaking the program। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, without breaking the program। तो इनका कहना ये है कि अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो हमारे पास पेरेंट क्लास होता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास होता है। तो इनका कहना ये है कि अगर आप कहाँ पर जो पेरेंट क्लास है वो अगर यूज़ कर रहे हो और अगर आप उसको स्विच करते हो उसके चाइल्ड क्लास से, तो आपका जो प्रोग्राम है वो करेक्टली काम करना चाहिए, कोई भी अलग बिहेवियर उसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको पूरा एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो चलिए कोड एडिटर ओपन करते हैं और समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स लेने वाले हैं। एक सिंपल वाला लेंगे जो बर्ड वाला एग्जांपल है, और उसके बाद थोड़ा सा एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेंगे जो रियल वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, सो समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये क्लास है, समझ लेते हैं बर्ड। ठीक है, और बर्ड के अंदर एक मेथड है जो कि है फ्लाई, बर्ड फ्लाई। इसके अंदर कॉन्सोल लॉक करेंगे अभी के लिए, और यहाँ पर और एक मेथड है जो कि है मेक साउंड। ठीक है, मेक साउंड इस तरह से। अभी ये जो बर्ड ऑब्जेक्ट है, इससे अगर हम और कोई ऑब्जेक्ट अगर इनहेरिट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास करते हैं और यहाँ पर करते हैं स्पैरो। ठीक है, और इसको करते हैं एक्सटेंड्स। ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे बर्ड से, और उसके अंदर क्या हो सकता है, एडिशनल मेथड्स हो सकती है, या फिर अगर आप चाहते हो कि इसका फ्लाई करने का तरीका और मेक साउंड जो आवाज़ है वो अलग हो सकती है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो सारे मेथड्स है उसको ओवरराइड करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेक साउंड को हमने ओवरराइड कर दिया, स्पैरो साउंड यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और फ्लाई का तरीका अगर अलग है तो यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं स्पैरो फ्लाई। ठीक है, उसके बाद समझ लेते हैं कि हमने और एक सब क्लास बना दिया, जैसे कि पेंगुइन में भी, हाँ पेंगुइन कर लेते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि पेंगुइन एक्सटेंड्स बर्ड, इसने भी एक्सटेंड कर लिया, और इसको भी साउंड करना आता है, मेक साउंड। ठीक है, वो उसकी तरह से यहाँ पर साउंड कर रहा है। लेकिन फ्लाई, देखिए यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर हमें एरर थ्रो करनी पड़ेगी या फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा। वो नॉर्मल जो बिहेवियर है फ्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वो फ्लाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई फ्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम एरर थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले यूज़ करके देखते हैं। समझ लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, और यहाँ पर हम करते हैं मेक बर्ड फ्लाई फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर बर्ड हम रिसीव कर रहे हैं, और ये बर्ड क्या है, देखिए ये है हमारा पेरेंट क्लास, राइट। इसका टाइप यहाँ पर अगर आप देखोगे, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया बर्ड डॉट फ्लाई। अभी जब भी हम इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर न्यू बर्ड अगर हम पेरेंट क्लास का इंस्टेंस बना के इसको पास करते हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं ts node lsp.ts, तो अब देख सकते हो बर्ड फ्लाई यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अभी ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो पेरेंट क्लास है, इसकी जगह आप अगर उसका चाइल्ड क्लास को अगर रिप्लेस करते हो तो आपका प्रोग्राम करेक्टली काम करना चाहिए। चलो ये करके देखते हैं। सो बर्ड का चाइल्ड क्लास है, फॉर एग्जांपल पहला ये वाला स्पैरो वाला देते हैं, तो यहाँ पर स्पैरो को इंस्टेंस बना के पास कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या अभी भी ये काम कर रहा है। ये देखिए स्पैरो फ्लाई अभी भी ये काम कर रहा है। अभी ये जो है पेंगुइन, इसको पास करते हैं यहाँ पर,
और अभी देखते हैं कि अभी ये क्या काम कर रहा है। देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर एरर थ्रो इसने की है क्योंकि पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एलएसपी प्रिंसिपल है ये यहाँ पर वायलेट हो रहा है, क्योंकि एलएसपी प्रिंसिपल का कहना है कि अगर आप जहाँ पर भी आप पेरेंट क्लास अगर यूज़ करते हो और वो उसके जितने भी सब क्लासेस हैं, राइट, जितने भी सब क्लासेस है वो रिप्लेसेबल होने चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द प्रोग्राम। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर नहीं हुआ। पेंगुइन जैसे ही हमने सब क्लास यहाँ पर उसका इंस्टेंस पास कर दिया तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये वायलेशन है। अभी कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे ये जो वायलेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब भी हम किसी क्लास से एक्सटेंड करते हैं, मतलब क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो जो पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी मेथड्स है वो सारी की सारी मेथड्स हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर अलाइन होनी चाहिए। मतलब उनके अंदर भी वो सारी मेथड्स अगर ओवरराइड करते हैं तो फिट होनी चाहिए। कोई भी अलग सा एरर थ्रोइंग का वगैरह इस टाइप का कोई भी बिहेवियर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल है। देखिए, तो अभी आप सोचोगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इनहेरिटेंस भी यूज़ करना है लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर और एक पेरेंट क्लास यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास यहाँ पर करते हैं बेस बर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी जनरल मेथड्स है जो सारे सब क्लासेस को सारे सब क्लासेस से अलाइन करती है, मतलब सारे सब क्लासेस उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मेथड इसके अंदर हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेक साउंड का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सारे जो सब क्लासेस है उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो बर्ड है ना इसको एक्सटेंड्स करना है बेस बर्ड से। ठीक है, और अभी एक काम बचा है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो स्पैरो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बर्ड, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी मेथड्स है वो अलाइन करती है उससे। पेंगुइन ये जो है ये सारे मेथड्स यहाँ पर अलाइन नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बर्ड से एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम इसको बेस बर्ड से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, बेस बर्ड से। और फिर यहाँ पर हमें इसकी ये मेथड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेथड है यहाँ पर इसको ही हम ओवरराइड करेंगे। इसके अंदर देख सकते हो आप, कोई भी यहाँ पर फ्लाई मेथड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर उसको ना हमें ओवरराइड करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेंगुइन हम पास कर ही नहीं सकते क्योंकि वो रिप्लेसेबल है ही नहीं, राइट। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेंगुइन इस तरह से हम पास नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो वायलेशन था उसको फिक्स कर दिया है, उसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर ये अलाउ नहीं है क्योंकि पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंगुइन ने हमें स्पैरो पास करना पड़ेगा और पेंगुइन के लिए अलग से कोई फंक्शंस बना के उसका जो भी बिहेवियर है उसके साथ में हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा है एलएसपी प्रिंसिपल, कुछ इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये एक सिंपल एग्जाम्पल था। इसके बाद यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि user.ts या फिर permission.ts यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं और इसको यूज़र नाम देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर समझ लेते हैं कि हमारे पास गेट एक्सेस लेवल, ठीक है, ये मेथड है। समझ लेते हैं कि कोई एडमिन पैनल हम बना रहे हैं तो इसके अंदर गेट एक्सेस लेवल यहाँ पर एक मेथड है और यहाँ पर लॉग कर लेते हैं console.log यूज़र एक्सेस लेवल। और इसी के साथ में समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेथड है गेट रोल। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं यूज़र रोल। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल सा क्लास है। और फिर इस क्लास से हमने कुछ क्लासेस बना दिए जैसे कि क्लास एडमिन। ठीक है, और यहाँ पर करना है एक्सटेंड्स यूज़र और यहाँ पर हम ओवरराइड करेंगे इसको गेट एक्सेस लेवल, ये एडमिन एक्सेस लेवल यहाँ पर रिटर्न करेंगे और यहाँ पर गेट रोल जो है इसका एडमिन रोल यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। और समझ लेते हैं कि और एक हमने यहाँ पर क्लास बना दिया जैसे कि क्लास यहाँ पर करते हैं फॉर एग्जांपल मैनेजर। सो
मैनेजर करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं यूज़र से, और एक्सेस लेवल इसकी है मैनेजर एक्सेस लेवल। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो रियल उसकी एक्सेस लेवल्स जो है वो डेटाबेस से हम फेच कर सकते हैं या फिर किसी कैश से हम फेच कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से गेट रोल, इसको भी हमने ओवरराइड कर दिया क्योंकि इसके अंदर अलग रोल हो सकता है, राइट, मैनेजर रोल है। और अभी यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर समझ लेते कि और एक यूज़र है जो कि है कस्टमर। ठीक है, और एक्सटेंड इसको भी यूज़र से करते हैं, और यहाँ पर जो यूज़र है, कस्टमर यूज़र है, हमारे सिस्टम के अंदर उसका कोई एक्सेस लेवल नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर है, वो एडमिन पैनल के अंदर नहीं आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एरर को थ्रो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर करते हैं थ्रो कस्टमर हैज़ नो एक्सेस लेवल, और गेट रोल तो है, उसका रोल तो गेट कर सकते हैं लेकिन एक्सेस लेवल्स नहीं है, राइट। सो अभी जो बर्ड का एग्जांपल था ना, अभी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा सिमिलर है, वही प्रॉब्लम यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अगर करते हैं फंक्शन गेट यूज़र एक्सेस लेवल, और यहाँ पर इस तरह से यूज़र को अगर पास करते हैं, और अगर इस फंक्शन को अगर मैं करता हूँ गेट एक्सेस लेवल, और सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है उसको पास करते हैं, तो देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और रन करते हैं, तो ये पैरोस फ्लाई क्यों हो रहा है, ओके। सो हमें यहाँ पर चेंज करना है, ये हमने दिया था permission.ts। सो इस तरह से रन करेंगे तो आप देख सकते हो यूज़र एक्सेस लेवल। अभी वही करेंगे, इसके जो चाइल्ड क्लासेस है उसको पास करके देखेंगे, रिप्लेस करके देखेंगे कि क्या प्रोग्राम हमारा चल रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं एडमिन, न्यू एडमिन, राइट। चलो एडमिन एक्सेस लेवल चल रहा है, उसके बाद करते हैं मैनेजर, सेव करते हैं और फिर से करते हैं रन, अभी भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कस्टमर, और सेव करते हैं और अभी करते हैं रन, अभी आ गई एरर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने जो LSP प्रिंसिपल है उसको वायलेट किया है, क्योंकि जो हमारा पेरेंट क्लास है उसके अंदर वही मेथड्स होनी चाहिए जो सब चाइल्ड क्लास से अलाइन होती है, सबके अंदर ये अलाउ होता है। ये जो गेट एक्सेस लेवल है सब चाइल्ड क्लासेस के अंदर अलाउ नहीं, क्योंकि कस्टमर भी इसका एक चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर ये अलाउ नहीं है, राइट। सो अभी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही तरीका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक तो हमें ये करना पड़ेगा, क्लास यहाँ पर एक बेस यूज़र बनाते हैं, ठीक है, बेस यूज़र, और इसके अंदर जो भी जनरल मेथड्स है वो रखेंगे, जो कि हमारे केस में है गेट रोल, एक ही मेथड है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखेंगे गेट रोल। गेट एक्सेस लेवल को नहीं रखेंगे, और यहाँ पर एक्सटेंड्स करते हैं बेस यूज़र, ठीक है। और अभी ये जो बाकी के जो सारे हमारे यूज़र्स है उसको हम क्या करेंगे, यूज़र से एक्सटेंड करेंगे, लेकिन जो कस्टमर है उसको यूज़र से नहीं, उसको बेस यूज़र से हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, गेट रोल जो है उसको ही हम रखेंगे, क्योंकि वो कॉमन है सारे यूज़र्स के लिए। सो यहाँ पर अगर आते हैं, अभी यहाँ पर कस्टमर हम नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि ये अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम यूज़र से एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वही वाले जो यूज़र्स है उसको पास करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल एडमिन, मैनेजर, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पर इस तरह से एक बेस क्लास बना दो जिसके अंदर सारी कॉमन चीज़ें रहेगी, और फिर उससे एक्सटेंड करो जो भी अलाइन नहीं हो रहा है, जो भी सब क्लासेस अलाइन नहीं हो रहे उसके पहले वाले क्लास से उसको बेस क्लासेस के अंदर क्या करो, बेस क्लासेस से उसको एक्सटेंड करो, ठीक है। ये वाला पैटर्न आप बहुत बार देखोगे, जो भी UI लाइब्रेरीज होती है, मोबाइल डेवलपमेंट अगर करते हो तो जिसके अंदर UI एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी इस टाइप की हायरार्की होती है। तो आपको याद रखना है कि ये कुछ इस तरह से काम करता है, जब भी इनहेरिटेंस यूज़ करते हो तो आपको याद रखना है कि इस प्रिंसिपल को आपको वायलेट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ में नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस प्रिंसिपल के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या आपने इसको पास्ट में कभी यूज़ किया है, जाने अनजाने में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
आज का जो वीडियो है ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो कि है इंटरफेस सेग्रीगेशन। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है अगर आपको मेंटेनेबल कोड लिखना है, अगर आपके कोड को डीकपल करना है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो ये प्रिंसिपल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रिंसिपल समझने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हम जब भी एग्जांपल देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो उसकी लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जल्दी से जाके उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये जो प्रिंसिपल का वीडियो है इसको देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विकिपीडिया के अंदर देख सकते हो कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए ये प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो कोड शुड बी फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन मेथड्स इट डज नॉट यूज। इतना सिंपल है, देखिए। तो इनका कहना यह है कि आपके कोड के अंदर ऐसी मेथड्स नहीं होनी चाहिए जो यूज़ नहीं हो रही लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा कभी होता है, पता है, ऐसा होता है जब भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स है उसको हमें ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ये इस इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का वायलेशन है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वायलेट होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर समझ लेते हैं कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरफेस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरफेस के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। और अगर और भी डिटेल में आपको इंटरफेसेस के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी समझ लेते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट मैनेजर बना रहे, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, और इसको नाम देते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ मेथड्स होगी जैसे कि ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट्स, सेव डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट, राइट। इस तरह की ये सारे मेथड्स हैं। और फिलहाल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, अभी यहाँ पर कोई भी पैरामीटर हम रिसीव नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रखेंगे। शायद यहाँ पर वॉइड हमें डालना होगा, वॉइड डालते हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं और ये रहा, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितने भी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे सबको ये जो सारी मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर करते हैं क्लास और करते हैं बेसिक एडिटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक एडिटर सबसे पहले बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सारे मेथड्स है उसको हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। अगर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको नहीं करते, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि क्लास बेसिक एडिटर इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस डॉक्यूमेंट मैनेजर। इसका मतलब जितने भी मेथड्स है उनको हमें इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर दिया इस तरह से, लेकिन अभी यहाँ पर वायलेशन देखिए कि समझ लेते कि हमारा जो बेसिक एडिटर है उसके पास ये सारी फंक्शनलिटी है, लेकिन स्कैन डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेगा। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि यहाँ पर स्किप किया जाता है, मतलब कुछ भी मत करो, console.log और यहाँ पर करो डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। इस तरह से होता है। तो अभी यहाँ पर वायलेशन आप देख सकते हो कि जो डेफिनेशन हमारी कह रही थी विकिपीडिया के अंदर कि आपके कोड को ऐसा कुछ भी फोर्स मत करो, कोई भी मेथड जो उसके अंदर यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स हो रहा है। हमें फोर्स से ये जो मेथड है ये भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट मैनेजर को हमने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीधा सीधा वायलेशन है हमारे ISP का, मतलब इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का। तो अभी कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है,
तो इसको सॉल्व करने का काफ़ी एक सिंपल तरीका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर इंटरफेसेस को सेग्रीगेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे इंटरफेसेस के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर आप कर सकते हो इंटरफेस फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट ओपनर, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस बना दिया और जिसके अंदर सिर्फ ओपन डॉक्यूमेंट यही एक मेथड होगी। और उसके बाद यहाँ पर और भी हम इंटरफेसेस बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरफेस और क्या था यहाँ पर देखते हैं, क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर करते हैं डॉक्यूमेंट क्लोज़र, ठीक है, तो इस तरह से कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है सेव डॉक्यूमेंट, इसके अंदर यहाँ पर कर दिया डॉक्यूमेंट स्कैनर, इस तरह से कर दिया। हमने 4 इंटरफेसेस यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अभी हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप हर एक मेथड के लिए एक इंटरफेस बना दो, यहाँ पर ये बस एग्जांपल है। हम चाहे तो ये 3 जो मेथड्स है उसके लिए एक इंटरफेस बना सकते हैं, जो कॉमन मेथड्स है, जो सारे जो हमारे क्लासेस है, जो सारे एडिटर्स है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो स्पेसिफिक कोई मेथड्स है उसको हम अलग से इंटरफेस के अंदर रख सकते थे, राइट। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेथड के लिए अलग अलग इंटरफेस बनाना है, ये याद रखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे, ये बेसिक एडिटर है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, स्कैन डॉक्यूमेंट जो है उसको हमें नहीं चाहिए तो उसको हम निकाल ही देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट, 3 इंटरफेसेस हमें चाहिए इसके अंदर। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो इंटरफेसेस है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ओपनर, उसके बाद कॉमा देके इस तरह से हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट क्लोजर, डॉक्यूमेंट सेवर, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये बेसिक एडिटर है और इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं हो रहा है, जो स्कैन वाली मेथड थी, क्योंकि वो अलग से इंटरफेस है। जब भी कोई नया क्लास बनेगा, फॉर एग्जांपल एडवांस एडिटर, ठीक है, एडिटर, और ये यहाँ पर कर सकता है इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर जो सारे इंटरफेसेस है उसको ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो फिर हमें स्कैन डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और वो ठीक है क्योंकि वो जो एडवांस एडिटर है वो स्कैन भी कर सकता है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स हम नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो इंटरफेस सेग्रीगेशन है ये प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें अपने मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर अगर जो यूआई एलिमेंट्स होते हैं, यूआई जो टूल किट होता है उसके अंदर इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जहाँ पर हम मल्टीपल इंटरफेसेस क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपने इस टाइप का जो प्रिंसिपल है क्या ये पहले कभी यूज़ किया है। और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है कोडर्स ज्ञान की ऑफिशियल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो प्रिंसिपल है ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, जो कि है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है ना, ये डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे आप आपका जो सिस्टम है, आपका जो एप्लीकेशन है, उसको क्या कर सकते हो, डीकपल कर सकते हो। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका एप्लीकेशन लूजली कपल्ड होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से उसको डीकपल करना है, ताकि जब भी फ्यूचर में आपको चेंजेस करने उसके अंदर बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, जो चेंजेस है वो आपके एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मेरा फेवरेट है, इसके ऊपर मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसको पूरा डिटेल्स में समझेंगे। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके आप आपके एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरीके से डीकपल कर सकते हो। मतलब जब भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपके एप्लीकेशंस के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको हमें लूजली कपल रखना होता है, ताकि फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस अगर हमें करने हैं तो बड़ी आसानी से आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में सीखेंगे, कोड एग्जाम्पल्स देखेंगे, डायग्राम की मदद से भी सीखेंगे, और एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे कि कैसे ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो, और अगर आपने अभी तक जो कोडर्स ज्ञान की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो अब शुरू करते हैं।
सबसे पहले चलते हैं जो हमारा डायग्रामिंग टूल है उसके अंदर। तो देखिए, जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक कंट्रोलर होता है, राइट। सो यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा कंट्रोलर है, और उसके बाद कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली MVC फ्रेमवर्क जब भी यूज़ करते हैं तो कंट्रोलर के अंदर हम सर्विस को कॉल करते हैं, और सर्विस क्या करती है, फिर रिपोजिटरी को कॉल करती है। रिपोजिटरी मतलब और कुछ नहीं है, एक आप बोल सकते हो कि डेटा लेयर है आपकी, जहाँ से ये जो रिपोजिटरी होती है ये आपके डेटाबेस से कनेक्टेड होती है, राइट। फिर वो डेटाबेस के जो कॉल्स है वो रिपोजिटरी के थ्रू हम करते हैं। सो समझ लेते हैं कि यहाँ पर पोस्टग्रेस डेटाबेस है हमारे पास, और ये जो अभी इनका जो डिपेंडेंसी फ्लो है ये कुछ इस तरह से है। देखिए, इस तरह से है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंट्रोलर है ये सर्विस के ऊपर डिपेंड है, और सर्विस जो है वो रिपोजिटरी के ऊपर डिपेंड है, और रिपोजिटरी क्या है, डेटाबेस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी कुछ इस तरह का कोड हम हमेशा लिखते हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह का कोड लिखते हैं तो ये बेसिकली हमारे डिपेंडेंसी इन्वर्जन जो प्रिंसिपल है उसको ये वायलेट करती है। क्यों वायलेट करती है? क्योंकि अगर यहाँ पर डेफिनेशन अगर फिर से देखें हम, तो यहाँ पर 2 पॉइंट से देखें। इनका कहना ये है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, या फिर इंटरफेसेस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ हाई लेवल मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि आपकी बिजनेस लॉजिक है वो एक हाई लेवल मॉड्यूल हो गया, और उसके बाद लो लेवल मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि आपकी डेटा लेयर है, आपकी रिपोजिटरी, ये एक आपका लो लेवल मॉड्यूल हो गया। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पर इस टाइप की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि हाई लेवल मॉड्यूल आपके रिपोजिटरी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये हाई लेवल है और रिपोजिटरी लो लेवल है, तो ये ऐसे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, जो कि इंटरफेस नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स मतलब जो भी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, अभी ये थोड़ा सुनने में गार्बेज लग रहा है, लेकिन थोड़ा रुकिए, यहाँ पर हम देखेंगे पूरी डायग्राम की मदद से। तो पहला पॉइंट सबसे पहले देखते हैं कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम लो लेवल मॉड्यूल्स, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो ये जो यहाँ का पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ करना है तो हम यहाँ पर एक इंटरफेस इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इंटरफेस, और ये जो है ना, अभी ये जो एरोज जो जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड से राइट साइड में, इसको याद रखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सर्विस डिपेंड होगी इस इंटरफेस के ऊपर, जो कि इनका यही कहना है कि बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, अभी हमारा जो हाई लेवल मॉड्यूल है ये एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। देखिए, ये एरो इधर जा रहा है, डायरेक्टली रिपोजिटरी के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको अलग कलर थोड़ा सा देते हैं। और अभी सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि सेकेंड नहीं, पहला वाला देखिए, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। इसका मतलब लो लेवल मॉड्यूल भी एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो ये एरो इस तरह से इस तरफ जाएगा। देखिए, अभी ये रिपोजिटरी और सर्विस दोनों हमारे इंटरफेस के ऊपर डिपेंड है। इंटरफेस मतलब हमारा ये एब्स्ट्रैक्शन है। और अगर सेकेंड पॉइंट फिर से देखें कि एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स, राइट, डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। यहाँ पर वही हो रहा है। देखिए, ये एब्स्ट्रैक्शन क्या ये डिपेंड है रिपोजिटरी के ऊपर? नहीं है, क्योंकि एरो जो है वो उल्टी दिशा में है। इसका मतलब लो लेवल रिपोजिटरी जो है वो डिपेंड करती है एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, राइट। सेम इसी तरह से हम कंट्रोलर के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर और एक इंटरफेस इंट्रोड्यूस करो, और अभी ये जो एरो जाएगा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और जो सर्विस है वो डिपेंड होगी इस इंटरफेस के ऊपर, ना कि देखिए इस तरह से, राइट। तो ये कुछ अभी ऐसे दिख रहा है हमारा डायग्राम, और इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे, पहले एरो कैसे थे हमारे, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो एरो है ये उल्टी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब जो डिपेंडेंसी का जो फ्लो था उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, राइट। मतलब उल्टी दिशा में ये अभी फ्लो जा रहा है, और यही है आपका डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ठीक है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन यही है कि जो डिपेंडेंसीज होती है उसको हम
इन्वर्ट करते हैं, उल्टी दिशा में जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि कंट्रोलर हमारा सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं है और सर्विस भी हमारे रिपोजिटरी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अभी ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या मतलब इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे कोड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, रुकिए सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसका फ़ायदा देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अभी फ्यूचर में समझ लेते हैं कि आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको पोस्टग्रेस नहीं यूज़ करना है, आपको मोंगोडीबी यूज़ करना है। तो अभी आप क्या आराम से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रिपोजिटरी है, समझ लेते हैं कि ये पोस्टग्रेस रिपोजिटरी है। ठीक है, पोस्टग्रेस रिपोजिटरी, इस तरह से मैं इसको नाम देता हूँ। ये पोस्टग्रेस से काम करते, मतलब पोस्टग्रेस से वो कनेक्टेड है। अभी अगर हमें मोंगोडीबी ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एक नई रिपोजिटरी बनाएंगे, एक नया क्लास बनाएंगे मोंगो रिपोजिटरी, और फिर उसको कनेक्ट कराएंगे मोंगोडीबी से। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं मोंगो। ठीक है, और इसका कनेक्शन इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और अभी ये जो मोंगो रिपोजिटरी है, ये फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस इंटरफेस को। और यहाँ पर भी अब देख सकते हो कि ये जो एरो है ये अभी उल्टी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब ये भी रिपोजिटरी हमारे इंटरफेस के ऊपर, मतलब एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी ऐसा करने से होगा क्या, देखिए ऐसा करने से ये होगा कि आपको इस साइड का जो कोड है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसके ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं। क्या हम पोस्टग्रेस रिपोजिटरी के ऊपर डिपेंड थे? नहीं। क्या हम मोंगो रिपोजिटरी के ऊपर डिपेंड है? नहीं। हम डिपेंड है इस एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज होता है तो हमें इस साइड में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये फ़ायदा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन का। यहाँ पर और एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग फॉर एग्जांपल, और अगर समझो आपको यहाँ पर ये जो सर्विस है इसको टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करना है, लेकिन सर्विस आपकी मोंगोडीबी से यहाँ पर कनेक्टेड है। लेकिन जब भी यूनिट टेस्टिंग हम करते हैं तो हम रियल डेटाबेस जो कॉल्स होते हैं वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक फेक डेटाबेस जो होता है उसको यूज़ करते हैं। तो समझ लेते हैं कि एक फेक डेटाबेस यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ पर फेक मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, इस तरह से हमें टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एक नई रिपोजिटरी यहाँ पर फेक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, जो कि इस फेक डेटाबेस से क्या करेगी, कनेक्ट होगी। हमें बस क्या करना है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। और जब भी टेस्ट कर रहे हैं हम इसको, बस इस सर्विस को यहाँ पर जब भी हम टेस्ट कर रहे हैं, बस मोंगो रिपोजिटरी की जगह यहाँ पर फेक रिपोजिटरी कनेक्ट करनी है, बस इतना ही है। इससे जो हमारा टेस्टिंग का काम है वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर ये सुनने में भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, तो कोड एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं कोड के अंदर। ठीक है, समझ लेते हैं कि सेम जो डायग्राम के अंदर लिखा था, यहाँ पर इसको ही हम यहाँ पर कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास समझ लेते हैं कि एक क्लास है, जैसे कि यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, और इसके अंदर समझ लेते हैं कि यहाँ पर है सेव मेथड है। ठीक है, यूज़र को सेव करने के लिए, और यहाँ पर करते हैं कंसोल लॉग सेव यूज़र। ठीक है, सिंपल रखेंगे। और यहाँ पर उसके बाद हमारे पास एक सर्विस है फॉर एग्जांपल, और इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट सर्विस, नहीं ये यूज़र सर्विस है। सो यूज़र सर्विस, और इसके अंदर हमने ये जो सेव मेथड है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये मतलब कंट्रोलर की जो मेथड है ये सर्विस को कॉल करेगी, सर्विस की ये जो मेथड है उसको कॉल करेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी, और यहाँ पर इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर भी एक सेव मेथड। ठीक है, ये मेथड का नाम सेम हो सकता है या फिर अलग अलग नाम हम इसको रख सकते हैं। अभी कैसे इसको यूज़ करना है, देखिए अगर हमें यूज़र कंट्रोलर के अंदर अगर यूज़र सर्विस अगर पास करनी है, मतलब अगर यूज़ करना है इसको यूज़र सर्विस को इस कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिपेंडेंसी इन्वर्जन अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रिंसिपल, तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना होता है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है अगर आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसको देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम इस तरह से यूज़र सर्विस को
इंजेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर यूज़र सर्विस हमने इंजेक्ट की है, लेकिन यहाँ पर जो टाइप है इसका, ये खुद यूज़र सर्विस है। ठीक है, अभी के लिए ऐसे रखते हैं, मैं सबसे पहले आपको वायलेशन दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, यूज़र सर्विस के लिए यूज़र रिपोजिटरी चाहिए, तो उसको भी हमें इंजेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लगाएंगे, इसके अंदर यूज़र रिपोजिटरी, और इसका टाइप जो है यूज़र रिपोजिटरी। बाय द वे, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आपके इंस्टेंस के ऊपर एक इस तरह से प्रॉपर्टी बना देगा। ठीक है, आप नॉर्मली इस तरह से भी कर सकते हो। और यूज़र रिपोजिटरी यहाँ से प्राइवेट निकाल दो, और फिर यहाँ पे उसको स्टोर कर दो, दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी, और उसके बाद जो भी आपको रिसीव हो रही, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन इसका शॉर्टकट है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, आप नॉर्मली इस तरह से यहाँ पर प्राइवेट लिख दो या फिर पब्लिक लिख दो, जो भी है आपका एक्सेस मॉडिफायर, और यहाँ पर इस तरह से ये आपके क्लास के इंस्टेंस के ऊपर ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि सेव डेटा, सेव यूज़र इन दी डेटाबेस। ठीक है, राइट। अभी आप देख सकते हो कि हमारा कोड ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी है। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करके देखूँ, सबसे पहले तो हमें रिपोजिटरी बनानी होगी, उसके बाद यहाँ पर सर्विस बनानी होगी, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर बनाते हैं। और आप देख सकते हो कि रिपोजिटरी को हमने यूज़र सर्विस के अंदर पास किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको रिसीव कर रहे हैं। और यूज़र रिपोजिटरी को हम यहाँ पर सर्विस के अंदर पास कर रहे हैं, और यूज़र सर्विस को हम कंट्रोलर के अंदर पास कर रहे हैं। देखिए, और अभी अगर करते हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट सेव, और अभी इसको रन करके हम देखेंगे, तो यहाँ पर आइटम ओपन करते हैं, और यहाँ पर करते हैं ts node, यहाँ पर करते हैं di.ts, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो कि सेव यूज़र हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। और अगेन सेव यूज़र जो है वो कहाँ पर है, देखिए, हाँ ये वाला। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमने इंजेक्ट तो कर लिया, लेकिन हमें सर्विस को कॉल करना है। तो यहाँ पर कर सकते हो दिस सर्विस डॉट सेव। ठीक है, लॉग निकाल देते हैं, और सर्विस क्या करेगी, सर्विस भी क्या करेगी, रिपोजिटरी को कॉल करेगी। सो दिस यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव। ठीक है, इस तरह से देखिए अभी हमारा जो कॉल है लॉग ये वाला होना चाहिए, सेव यूज़र इन द डेटाबेस। चलो देखते हैं, और एक बार फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि सेव यूज़र इन द डेटाबेस। ओके, अभी हमारा सबसे यहाँ पर जो बेसिक काम है ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन है वो वायलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, डायरेक्टली जो पहला डायग्राम था ना हमारा, डायरेक्ट एरो थे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ पर यूज़र सर्विस जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो इम्प्लीमेंटेशन है, यूज़र सर्विस मतलब क्या है, वो उस सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन है, ना कि एब्स्ट्रैक्शन। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम यहाँ पर डिपेंड हो रहे हैं, राइट। अगर फ्यूचर में, अगर यहाँ पर हमें रिपोजिटरी का एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर में अगर हमें कोई मोंगो रिपोजिटरी यहाँ पर यूज़ करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी नहीं, अभी मोंगो यूज़र रिपोजिटरी, उसका टाइप भी होना चाहिए मोंगो यूज़र रिपोजिटरी। इसका मतलब यहाँ पर वायलेशन है। देखिए यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है तो हमें इसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी जो सर्विस है ये भी इसका एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि कोई एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये वायलेशन है। ओके, अभी सबसे इंटरेस्टिंग कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए, जैसे कि हमने विकीपीडिया के अंदर देखा था, हम इंटरफेसेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये यहाँ का यूज़र सर्विस और रिपोजिटरी, इनका कनेक्शन यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता हूँ। सो यहाँ पर करते हैं इंटरफेस, और इसको नाम देते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, ये जो इंटरफेस है ये एक कॉमन इंटरफेस होना चाहिए, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि एक सेव मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब भी मैं इसको इंजेक्ट करूँगा ना, ये इंजेक्ट जहाँ पर कर रहे हैं हम, कहाँ पर कर रहे हैं, सर्विस के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको कुछ नाम अलग से दे सकता हूँ, एक जनरल नाम इसको दे सकते हैं, जैसे कि रिपोजिटरी
ठीक है। और ये यूज़र रिपोजिटरी, अभी ये कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, यहाँ पर वो इंटरफेस जो है रिपोजिटरी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी दिस रिपोजिटरी है डॉट सेव, देखिए एरर हमारी चली गई। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूज़र सर्विस है, ये जो यूज़र सर्विस है ये अभी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड किसके ऊपर है, ये रिपोजिटरी इंटरफेस जो है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर, हाँ सबसे पहले और एक चीज़, यहाँ पर रिपोजिटरी जो यूज़र रिपोजिटरी है इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट्स रिपोजिटरी। और फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो सेव मेथड है हमारे इंटरफेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यूज़र रिपोजिटरी जो पास कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी एरर हमें नहीं मिल रही, देखिए कोई भी एरर नहीं मिल रही है। और अभी भी सेम उसी तरह से काम होना चाहिए, देखिए सेव यूज़र इन डेटाबेस। अभी फ्यूचर में रिक्वेस्ट आती है कि अभी हमें जो रिपोजिटरी बनानी है वो हमें मोंगो रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं कि समझ लेते हैं कि ये कोई पोस्टग्रेस रिपोजिटरी थी, ठीक है। इस तरह से करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं इस तरह से, और इसको भी रीनेम कर लेते हैं। सो ये है पोस्टग्रेस रेपो, और इसको मैंने पास कर दिया, ये हमारी पोस्टग्रेस रिपोजिटरी थी। अगर फ्यूचर में आपको अगर मोंगो रिपोजिटरी ऐड करनी है तो आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पर आते हो और यहाँ पर करते हो यूज़र मोंगो रिपोजिटरी। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको वो जो कॉमन इंटरफेस है उसको आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, जो कि है रिपोजिटरी। और यहाँ पर उसके अंदर भी फिर हमें सेव मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, देखिए कॉन्स्ट, और यहाँ पर करेंगे मोंगो यूज़र रिपोजिटरी, और यहाँ पर करते हैं न्यू यूज़र मोंगो रिपोजिटरी, ठीक है। और अभी बस इसकी जगह हम इसको पास करेंगे और चलते हैं टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हो सेव यूज़र इन डेटाबेस यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार यहाँ पर मोंगो करते हैं, क्योंकि ये मोंगो है ना, तो इस तरह से करते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये सेव यूज़र इन मोंगो डेटाबेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फिर से देखिए यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर किए हमने, अगर हमें चेंज करना था पोस्टग्रेस से मोंगो तो हमने चेंजेस कहाँ पर किए, हमने चेंजेस बस हमने एक नया क्लास बना दिया और इसको बस हमने पोस्टग्रेस की जगह हमने क्या किया, मोंगो रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर लिया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से अगर टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा जैसे कि फेक, और इसको करते हैं फेक यूज़र रिपोजिटरी, ये भी इम्प्लीमेंट करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेव यूज़र इन फेक डेटाबेस, और उसके बाद यहाँ पर मोंगो की जगह अभी क्या करूँगा, कॉन्स्ट फेक रेपो, और न्यू यहाँ पर करते हैं फेक रिपोजिटरी, और अभी बस यहाँ पर ये पास करेंगे बस, और कहीं पर भी चेंज हमें नहीं करना है। और यहाँ पर सर्विस के अंदर जाके कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हमारे नहीं होंगे। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखिए TS नोड, देखिए यूज़र सेव यूज़र इन द फेक डेटाबेस, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, हमने सक्सेसफुली यहाँ पर ये जो है ना ये इम्प्लीमेंट किया है। देखिए अभी एग्जैक्टली ये वाला इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है। अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस करने हैं, आपको उसको स्वैप करना है या फिर आपको उसको फेक रिपोजिटरी पास करनी है, ये आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आप इस इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करते हो। हमारे केस में ये इंटरफेस कौन सा है, ये है रिपोजिटरी इंटरफेस जो हमने बनाया है, ठीक है, ये हमारा है इंटरफेस। ओके, अभी सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो हमारा सर्विस का इंटरफेस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आते हैं सबसे ऊपर और यहाँ पर करते हैं इंटरफेस, और यहाँ पर करते हैं सर्विस इंटरफेस, ठीक है, सर्विस। और इसके अंदर एक मेथड देते हैं, फॉर एग्जांपल सेव मेथड, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। एक सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पर रखते हैं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन इस यूज़र सर्विस का ये यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा और यहाँ पर करता हूँ सर्विस, कुछ भी नाम इसको आप दे सकते हो। और ये है
सर्विस टाइप का, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर करना पड़ेगा दिस सर्विस डॉट सेव। अभी देखिए यहाँ पर हमने चेंजेस कर लिए। ये अभी कोई भी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हमारा है एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड, क्योंकि सर्विस जो है वो इंटरफेस है, ठीक है। अभी देखें, अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी हम इसको सर्विस बना रहे हैं, देखिए यूज़र सर्विस यहाँ पर बना रहे हैं, इसको हमने पास कर दिया, ये काम करेगा। देखिए एक बार यूज़र सर्विस के अंदर जाके देखते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, इसको कॉल करके देखते हैं और यहाँ पर करते हैं तो आप देख सकते हो सेव यूज़र इन फेक डेटाबेस, क्योंकि फेक डेटाबेस की बात हो रही है। और फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि जो सर्विस है आपकी यूज़र सर्विस, उसको आपको चेंज करना है और कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको बनाना है, तो बस आप करोगे यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो इसको, मॉडर्न यूज़र सर्विस, ठीक है। और यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो हमारा सर्विस इंटरफेस है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्योंकि अंदर हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी नए क्लासेस बन रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मेथड है वो सेव यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर करते हैं कॉन्सोल लॉग नहीं, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर भी डालना पड़ेगा, सेम जैसे इस सर्विस के अंदर हमने किया था। देखिए सेम ये भी यहाँ पर रिसीव करेगा। सो इसके अंदर रिपोजिटरी रिसीव हो रही है और इसके अंदर करेंगे दिस डॉट रिपोजिटरी डॉट सेव। क्या किया हमने यहाँ पर, बस एक नया क्लास बनाया है और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इस सर्विस को, और ये सारी बिल्कुल चीज़ें उसी तरह से काम कर रही है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो यूज़र सर्विस है उसकी जगह मैं ये वाली सर्विस पास करूँगा जो कि है मॉडर्न सर्विस, न्यू मॉडर्न सर्विस, और इसके अंदर जो फेक रिपोजिटरी है उसको पास करूँगा क्योंकि वही हमारी यहाँ पर है अभी, और इसकी जगह अभी मॉडर्न रिपोजिटरी मॉडर्न सर्विस यहाँ पर पास करूँगा। बस यहाँ पर आते हैं और इसको रन करते हैं तो अभी भी चीज़ें उसी तरह से काम करेगी। अगर फ्यूचर में और कोई सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन मुझे ऐड करना है तो बस मैं इस तरह से एक नया क्लास बनाऊँगा, सर्विस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा और बस यहाँ से मैं उसको इंजेक्ट करूँगा वो जो नई सर्विस है उसको, राइट। तो दोस्तों ये जो हमने अभी किया है एग्जैक्टली जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी सारी हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो किसी भी लो लेवल मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अभी डिपेंड है एक एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर जो हमारा इंटरफेस है। हमारे केस में यहाँ पर सर्विस इंटरफेस हमने बनाया है और सर्विस डिपेंड है रिपोजिटरी इंटरफेस के ऊपर जो कि एब्स्ट्रैक्शन है, और ये जो मॉड्यूल्स है वो भी डायरेक्टली क्या है, वो भी इसी इंटरफेस के ऊपर डिपेंड है क्योंकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था डिपेंडेंसी इन्वर्जन और बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है और रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही हेविली ये यूज़ होता है, ठीक है। सो आज से ही अब ट्राई कीजिए कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे अभी तक आपने काम किया है तो आई एम श्योर कि वो कुछ इसी तरह से इम्प्लीमेंट किए होंगे आपने, जो पहले हमने स्टार्टिंग में जो किया था डायरेक्टली जो डिपेंडेंसी फ्लो है कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो ट्राई कीजिए कि उनको फिर से थोड़ा सा रिफैक्टर करने की, इस तरह से जो इंटरफेसेस वगैरह है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो और मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको इस प्रिंसिपल के बारे में पता था, क्या आपने इसको इससे पहले कभी यूज़ किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक कोडर्स ज्ञान की जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।